आम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम एक बहुत ही संजीदा बीमारी के बारे में बात करेंगे। उस बीमारी में जब तक ये कार्यक्रम खत्म होगा 15 लोग मारे जा चुके होंगे। जी हां, हमारे मुल्क में रोड एक्सीडेंट में, सड़क में हुई दुर्घटनाओं में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। और ये 15 लोग जो मारे जाएंगे, इसमें कोई एक लड़का होगा जो कि अपनी नई मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहा होगा, जिसके ऊपर 6 लोगों के परिवार के जीवन यापन की जिम्मेदारी होगी। इसमें आपके पड़ोसी होंगे जो कि शादी से कहीं लौट रहे होंगे और उनकी बस जो है वो पलट गई होगी। इसमें तीर्थयात्री होंगे जो कि पहाड़ों पर कहीं गए होंगे और उनकी गाड़ी जो है वो किसी खड्डे में गिर गई होगी। एक दिन में हिंदुस्तान में 344 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जो कि एक बोइंग जंबो जो जेट होता है उसमें मरने वाले लोगों के बराबर है। लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले 2 मेहमान खुद इन दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। आपको नाम याद होंगे, राजेश पायलट और साहिब सिंह वर्मा। दोनों हमारे कार्यक्रम में भी आ चुके हैं और दोनों ही रोड्स में मारे गए। क्यों, हम किस तरह से हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं? हमारे साथ में आज 6 यहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो कि हर तरीके से इस समस्या के ऊपर बात करने में सक्षम हैं और आपको ये भी बताने में सक्षम हैं कि वास्तव में एक्सीडेंट के बाद में गलती किसकी होती है। क्या हमें नए कानून बनाने पड़ेंगे? क्या हमें समाज को और नई दृष्टि देनी होगी? उनको पढ़ाई लिखाई जो ड्राइविंग की है वो देनी होगी? और क्या हमारी जो इंडस्ट्री जो है उसको भी इसमें आगे आके काम करना होगा? अगर हम जल्दी से देखें इस समय हिंदुस्तान में तो कुल 1991 में हम रोज 392 सिर्फ कार बनाया करते थे। अब हम 4183 कार बना रहे हैं, जो कि 967% की ग्रोथ हमारे मुल्क में है, जिसके लिए पूरी दुनिया हम पर नाज करती है। अगर हम इसके बाद में देखें तो मोटरसाइकिल हम 4334 बनाया करते थे 1991 में। जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ उसके बाद में हम 25,675 मोटरसाइकिल रोज की बनाते हैं और हिंदुस्तान मोटरसाइकिल बनाने का सबसे बड़ा जो है देश बन गया है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कुल दुर्घटनाएं जो हैं वो भी उतनी तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। लेकिन दुर्घटनाओं को अगर हम देखें तो कोई 5 लाख के आसपास हमारे मुल्क में दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा लोग घायल होते हैं और 1,25,660 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। 2001 में सिर्फ 80,000 मारे जाते थे। तो इसमें जो बढ़ोतरी है वो 110% के आसपास है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ग्राफ जो है दुर्घटनाओं में मौत का लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी और जहां जहां पर ये हो रहा है ये भी हम देख सकते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टॉप 10 सिटीज जो हैं वो 71% लोग जो मारे जाते हैं वो शहरों में मारे जाते हैं। हाईवेज पे लोग नहीं मारे जाते हैं जितना जो हम सोचते हैं। आप समझ सकते हैं कि मुंबई इसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या है और उसके बाद में दिल्ली का नंबर आता है, चेन्नई का नंबर आता है। जहां जहां शहरों में पैसा है, जहां जहां लोगों के पास में ज्यादा व्हीकल्स हैं, वहां पर ये आपको मालूम ये पड़ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी समस्या इस समय मुल्क में ये है कि हमारे पास में कोई ऐसी नीति नहीं है जो कि सारे राज्यों में, क्योंकि ये राज्यों का मामला है और केंद्र का मामला है, अलग अलग शहरों की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका मामला है, तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या हम इन मौतों पर रोक लगा सकते हैं? हमारे साथ में सत्येंद्र गर्ग हैं जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और ट्रैफिक का जो महकमा है वो संभालते हैं दिल्ली का। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है ये तो होना ही था? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ रोल इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी होता है। अभी जो आपने आंकड़े दिए उसमें 2009 में इवन दिल्ली में भी 2350 के करीब डेथ हुई थी। बट हमने 2010 में और 2011 में बड़े कॉन्शियस एफर्ट किए हैं कि हम ये फेटल एक्सीडेंट को कम करें। और ये एक बहुत अच्छी है कि हमने बिना किसी, इसमें कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में जो कि ट्रैफिक पुलिस पर से कंट्रोल नहीं करती, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपना एक रोल दे सकती है। तो इस बार जो 2010 में जो फेटल एक्सीडेंट हुए उसमें करीब 150 फेटल एक्सीडेंट में कमी आई, जो कि एक तरह से 8% डिक्लाइन है। और यदि 2010 के मुकाबले 2011 में देखें तो इस बार और 12% डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब जैसे हमने मलेरिया की मौतों को अपने देश में कम कर लिया है, जो लाखों में हुआ करती थी 10 साल पहले और अब सिर्फ वो 1000 में होती हैं, वैसे हम इस पर भी काबू पा सकते हैं। बिल्कुल काबू कर सकते हैं और ये हमने दिखाया है।
हमने जब 2010 में इसमें एफर्ट करने की कोशिश की, उसमें हमने दो तरह के फैक्टर्स एनालाइज किए, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जिसमें जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उस पर हम केवल सजेशन देते रहते थे, और जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में है, जैसे प्रेजेंस ऑफ ट्रैफिक पुलिसमैन, मैं देखता हूं कि यदि इंटरसेक्शन पे बढ़ती है अभी इस बारे में बात करेंगे, उसको क्योंकि ड्राइवर भी हमारे साथ में है, वो भी आपको बताएंगे कि उनको क्या समस्याएं होती हैं। हमारे साथ में एन के त्रिपाठी जी हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर रह चुके हैं, साथ ही अब देश में हर तरह का जो क्राइम है उसके आंकड़े रखने वाली जो संस्था है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया था अभी शुरुआत में, वो ये है कि दुनिया भर की सिर्फ 1% गाड़ियां हिंदुस्तान में हैं, लेकिन दुनिया भर के 6% जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे होते हैं, और दुनिया भर के, सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया भर के 10% लोग जो एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं वो हिंदुस्तानी हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, जो भारतीय परिवेश में जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। कारण हम सब जानते हैं, जहां तक हमारी जनता का प्रश्न है उसमें उतनी जागरूकता नहीं है, हमारा प्रशासन जो नियंत्रित करता है वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, हाईवेज की हों या शहरों के अंदर की हों, वो भी उस स्तर की नहीं है जिसे विश्व स्तर कहा जाए। इन सब कारणों से एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, परंतु मुख्य कारण जो एक्सीडेंट्स का है, जैसा आपने अभी बताया, वाहनों का बढ़ना। 2005 में भारत में 98,000 लोग मारे गए थे सड़क दुर्घटनाओं में। उस समय भारत में 6 करोड़ 66 लाख वाहन थे। 2009 जहां तक के अधिकृत आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में हैं, 2009 में 1,28,000 लोग मारे गए और वाहनों की संख्या लगभग 9 करोड़ हो गई। जिस रेशियो से वाहन बढ़ रहे हैं, ठीक उसी रेशियो से ये मृत्यु दर बढ़ रही है। लेकिन दूसरे मुल्कों में लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। हम चीन को उठा के देख लें, हम बाकी मुल्कों को, यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर ऐसा नहीं देखा जाता। एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो हमारे से बहुत ज्यादा है। हाँ, सही है। अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर 90% एक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि 48% व्हीकल्स हैं। टोटल व्हीकल पॉपुलेशन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर 48% है, लेकिन एक्सीडेंट और डेथ्स जो हैं वो 90% है। तो इसका ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि अगर व्हीकल्स बढ़ती हैं तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे। वो क्या और कारण है जिनकी वजह से वो बढ़ते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर जाने की जरूरत है हमें। यहाँ पे मैं मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव को लेकर आता हूँ, जो कि ये बताएंगे हमें कि आप जो है दुनिया भर में गाड़ियां बेचते हैं, ठीक है, और जापान में तो सबसे ज्यादा बेचते थे आप। क्या ये जो बात है वो इसलिए है कि वहां पर गाड़ियां बेचने के साथ साथ जो उसके बारे में जागरूकता है, उसके बारे में ट्रेनिंग है, वो बेहतर है, इसलिए आप लंदन शहर में दिल्ली से 6 गुना ज्यादा गाड़ी हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट्स हैं वो 10 गुना कम है? बिल्कुल, आई थिंक मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ जो जॉइंट कमिश्नर साहब ने कहा, और अभी उन्होंने भी कहा कि देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल्स और एक्सीडेंट्स। कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। इनफैक्ट आपने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें अगर आप देखें, डेथ बाय एक्सीडेंट है 1,25,000 है, टोटल एक्सीडेंट्स 4,86,000 के करीब है। चाइना में 2004 में सिमिलर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे। आज वहां पे जो गाड़ियां बिकती हैं वो करीब 12.5 मिलियन गाड़ी बिकती है, हमारी 2.5 मिलियन गाड़ी बिकती है, लेकिन वहां पे जो एक्सीडेंट, जो डेथ बाय एक्सीडेंट है वो 70,000 है। तो अगर ये सिर्फ डायरेक्ट कोरिलेशन होता तो ऑब्वियसली वहां पे भी होना चाहिए था। जापान में, जहां पे आज की डेट में भी इतनी खराब इकोनॉमी में करीब 4.5 मिलियन गाड़ियां बिकती हैं हमारे 2.5 मिलियन के मुकाबले में, वहां जो डेथ हुई है पिछले साल वो सिर्फ 6,000 लोग मरे हैं। पूरे यूरोप में 38,000 लोग मरे हैं, पूरे अमेरिका में 37,000 लोग मरे हैं। ऐसा क्या है इंडिया में कि हमारे यहाँ 1% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है गाड़ियों की, उसमें 1,25,000 हमारे हिसाब से, एंड देयर इज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल, द नंबर 1 रीजन फॉर डेथ्स एंड फॉर एक्सीडेंट्स इज इन 75% ऑफ द केसेस, 78% ऑफ द केसेस, वो वहां पे जो ड्राइवर है उसकी फॉल्ट की वजह से हुआ है। और क्या फॉल्ट है उसी में आप देखें 60% के करीब विद इन दिस कैटेगरी 60% इज ओवर स्पीडिंग। और किसी वजह से अगर ड्राइवर जो है अलर्ट नहीं है, अलर्ट ना होने की भी कई वजह है, ड्रंकन ड्राइविंग है, ड्रग्स लेकर ड्राइविंग है, आदमी थका हुआ है, नींद कम है, उसकी वजह से भी अलर्ट नहीं है। तो कई सारे कारण है, और हमारे हिसाब से नंबर 1 कारण है कि ड्राइवर
को और बाकी लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है और एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन जो है वो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक कार चला रहे हैं तो आपके हाथ में वो बॉम्ब से कम नहीं है जी। और क्योंकि उसमें गैसोलीन है, पेट्रोल उसके अंदर है, और अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो वो बॉम्ब जैसा है। और 60 किलोमीटर की 70 किलोमीटर की स्पीड पे जब चलेगा तो एक बॉम्ब आप चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि ड्राइवर थके होते हैं, ड्राइवर को ज़्यादा होता है। हिंदुस्तान में जो कहीं पर नहीं है, डीटीसी हमारे पास में है, कम से कम दिल्ली में, जिस पर कि आरोप लगते हैं कि डीटीसी वाले जो ड्राइवर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स करते हैं। आज से 1987 में मैंने डीटीसी का 502 जो नंबर है गाड़ी का, मेहरौली से लेकर के और लाल किले तक के, उसमें पूरा एक दिन गुजारा। उसमें मालूम पड़ा कि ड्राइवर जो है बेचारा वो अपनी ट्रिप पूरी करने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करता है। ये समस्या है क्या हमारे शहरों में कि ट्रेनिंग सिर्फ आम लोगों की बात छोड़िए, जो सरकारी वाहन के ड्राइवर है उनको भी नहीं। अभी भी लोग जो कह रहे हैं कि नई डीटीसी शुरू हो गई है, लेकिन एक्सीडेंट्स जो हैं वो फिर होने लगे हैं। ट्रेनिंग का जो पार्ट है, एक्चुअली सर ने जो बोला पहले कि हमारे पास जो रोड्स हैं, डीटीसी की पहले गाड़ियां थी पिछले साल में ही करीब 3300-3400 थी, आज बढ़ के हो गई 6183 गाड़ियां हो गई हैं। और रोड्स जो हैं, रोड्स में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्कूटर हैं, कार हैं, टैक्सीज हैं और बसेस हैं, तो रोड्स हमारे पास नहीं हैं उन बसेस को ऑपरेट करने के लिए। हमने स्पीड बांध रखी है 40 किलोमीटर्स पे, और एवरेज स्पीड जो वाहन की, बड़ी गाड़ी की है, वो 15 से 20 किलोमीटर की आती है सिटी में। और ड्राइवर को अपने चक्कर भी पूरे करने होते हैं, किलोमीटर्स भी पूरे करने होते हैं, और इतनी रश में जब वो चलाता है तो थकान तो उसको होती है। और एक्सीडेंट्स में आपको बता दूं, डीटीसी के पहले हम लोग करीब 36 करोड़ किलोमीटर साल में चलते थे, अब चल रहे हैं पिछले साल जो कि करीब 24 करोड़ किलोमीटर थे, पर हमारा जो एक्सीडेंट रेट है दैट इज 0.07 पर लाख किलोमीटर्स। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आज हमारे लगभग टोटल साल में 250 हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दी फैटेलिटीज। फैटेलिटीज हमारी पिछले साल जो हुई हैं दे वेर अराउंड 92 केसेस ऑफ डीटीसी। ये तो आप बेहतर रिकॉर्ड बता रहे हैं डीटीसी का। इससे पहले का जो रिकॉर्ड है, जब हमारे यहाँ अलग अलग वो ब्लू लाइन प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसकी वो चल रही थी, वो है। तो इसमें लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप जो कह रहे हैं उसमें ये सब निकल के साफ आता है कि आपके पास में जो टाइम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि व्हीकल जो है दिल्ली में बढ़ गए हैं। हाँ। सड़क नहीं है हमारे पास, सड़क नहीं है आपके पास में, और ये एक बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत खराब है, उसकी वजह से है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो है लोग नशे में चलाते हैं, वो भी बात है। दो तरह के नशे हैं हिंदुस्तान में, एक तो आपने ड्रग्स ली हुई है, शराब पी हुई है। दूसरा नशा है कि आपने नई नई गाड़ी खरीदी है जो कि 40 लाख रुपए की है, उसका भी थोड़ा नशा होता है आदमी को। आप क्या समझते हैं कि ये वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्रंकन ड्राइविंग, अर्बनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, लोगों में एक जागरूकता, एक लोगों में फैशन बन गया है कि भाई शराब पी के गाड़ी चलाएं। अब देखिए, वर्ल्ड कप के जिस दिन वर्ल्ड कप था उस दिन सड़कों पर लोग रातों रात, बिल्कुल पूरी रात थे, और सब मतलब दे ऑल ड्रंकन ड्राइविंग। आई मीन, मोटी बात यह है कि लोगों को इस बात का डर होना चाहिए, जिससे आप कह रहे हैं कि अगर आप जो है ड्रंक ड्राइविंग करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, और हो रही है बिल्कुल। और इसके बाद में ये तो सिर्फ दिल्ली की हमने बात की, बाकी शहरों में क्या हाल है? अभी कुछ देर में हम वापस आएंगे, ये बात करेंगे कि बाकी शहरों में क्या हाल है, और वास्तव में आपके चांसेस एक्सीडेंट में मारे जाने के कितने हैं अगर आप कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। अभी आपको कुछ देर में जब हाजिर होंगे तब ये बताएंगे। जब तक हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमारा इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं होगा, सड़कें अच्छी नहीं होंगी, तब तक एक्सीडेंट कम नहीं हो सकते। बिल्कुल। रोड सेफ्टी एजुकेशन शुड बी मेड मैंडेटरी इन स्कूल्स। 8-9 के ऊपर काम चल रहा है, एंड विद इन ए ईयर स्कूल्स में ये पढ़ाना शुरू हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस बीमारी के बारे में जिसमें देश में 1.25 लाख से ज्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं, और वो है रोड किलर, यानी कि सड़क पर दुर्घटनाएं। अगर हम उठा करके आंकड़े देखते हैं, हमने आपको बताया कि कैसे मुंबई शहर जो है वो इस समय टॉप पर चल रहा है। हमें टॉप 10 भी बनाना पड़ेगा ताकि शहर की म्यूनिसिपैलिटीज को थोड़ी शर्म आए और वो अपने, जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली में आपने किया, ये शुरू करें। जैसे मुंबई में भी उन्होंने ये शुरू किया था कि लोगों को बंद करना बंद किया था, तो उस पर काफी प्रोटेस्ट जनता ने किया था कि साहब आपने किसी गाड़ी चलाते हुए किसी को कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं। आप इसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो बंबई की बात हुई, लेकिन एनसीआरबी के आपके जो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, इनमें लगभग आधे जो डेथ्स हैं वो रोड एक्सीडेंट में होती हैं, अननेचुरल डेथ्स होती हैं।
तो इन राज्यों में देखिए, हम नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, इनको तो हम समझ सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाके में है, सिक्किम बहुत खराब रोड है, पहाड़ी इलाके में है, तो वहां पे ज्यादा डेथ होती है। ये बाकी जो स्टेट हैं, तमिलनाडु है, हरियाणा है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है, सड़क वड़क भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर क्यों इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही है? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में वाहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में शहरों को छोड़ के अगर पूरे राज्यों की बात करें तो इनमें फैलाव वाहनों का बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में भी यही स्थिति है, इसलिए यहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक वाहनों और दुर्घटनाओं के बीच में संबंध का प्रश्न है, हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किए, जैसे कुछ देशों ने किए। हाँ, उन प्रयासों की तरफ अगर हम नहीं जाएंगे, जैसे चीन से हम तुलना कर सकते हैं। चीन जो है वो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। उसकी जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं चीन में, सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम जो व्हीकल ओनर्स हैं वो हैं हिंदुस्तान की तरह की, पहली बार आप गाड़ी पहली बार चला रहे हैं। और लेकिन वहां पर जिस प्रकार से अनुशासित किया गया है प्रशासन के द्वारा और जन जागरण के द्वारा, हॉर्न नहीं बजते, लोग एक दूसरे को बाईपास नहीं करते हैं, लेन में चलते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं अमेरिका में था, वाशिंगटन के पास 10 मील यानी 16 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। कोई भी अपने लेन से नहीं हिला, कोई किसी बम्पर के पास नहीं गया, हर एक के बीच में 15-20 फीट की दूरी थी, कोई हॉर्न नहीं बजा। और उसके बाद जैसे ही जो कारण था रोड ब्लॉक होने का वो हटा, तुरंत वो खाली हो गया। अगर भारत में वो जाम लगता तो खाली होने के बाद, कारण हट जाने के बाद भी कम से कम 4 घंटे लगते उसको वहां पर ट्रैफिक क्लियर होने, क्योंकि हर आदमी जल्दी में रहता है और उस जल्दी में खुद भी देर करता है और सबको देर करता है। ये समस्या है। और क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इसके अलावा? इसके अलावा हम लोगों को एक जागरण पैदा करना पड़ेगा पब्लिक में। रोड सेफ्टी के फीचर्स को आपको मास कम्युनिकेशंस के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, यू नीड टू एजुकेट देम। रोड सेफ्टी के साइंस, रोड सेफ्टी के सिग्नल्स, मैसेजेस पब्लिक पेपर, न्यूज़पेपर्स में आए। आप लोग टेलीविजन के ऊपर प्रोमोज दिखाएं विच शुड शो कि आपने ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी, आपने सिग्नल्स, हमारे मुल्क में तो शराब की कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट दिखाती है नई साल से पहले कि आप तमीज से गाड़ी चलाएं। लेकिन यहाँ पर समस्या एक और बड़ी है, वो इसकी समस्या है कि हमारे यहाँ पर अभी तक हाईवे कोड नहीं है। हमारे मुल्क में अभी तक हाईवे कोड नहीं बना है। आप जब तक हाईवे कोड में पारंगत नहीं हो जाते तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है देशों में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपसे मैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आप ही हैं, आज पकड़े गए हैं, तो आप ये बताइए कि क्यों हम ऐसे सिस्टम नहीं बना पाए हैं जिसमें कि हमारा जो लाइसेंसिंग है वो थोड़ी और मजबूत हो? देखिए, कुछ प्रदेशों में प्रयास किए गए हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश में जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ। लर्निंग लाइसेंस के लिए प्रत्येक को कार्यालय में आना पड़ता था, बैठ के कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर वहाँ पर उसका टेस्ट होता था। उस टेस्ट में पास होने के बाद ही अमिताभ बच्चन को सवाल पूछने चाहिए क्या? उसको लर्निंग लाइसेंस मिलता था और उसके 1 महीने के बाद वास्तविक टेस्ट होने के बाद ही उसको जो है पक्का लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन बहुत से स्टेट्स में, जैसे अभी उदाहरण दिया बातचीत में, उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति को 10 शहरों से लाइसेंस मिले। अगर आप उसका लाइसेंस जब्त करते हैं, वो कहता है मेरा हापुड़ वाला लाइसेंस ले लीजिए, मेरे पास 10 और रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ड्राइविंग स्कूल्स को हमें, जैसे मारुति ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चलाया पूरे देश में कि वो ट्रेनिंग लोगों को देते हैं, क्योंकि हमारे ड्राइविंग स्कूल भी जो हैं वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड हैं। जब तक हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमारा इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं होगा, सड़कें अच्छी नहीं होंगी, तब तक एक्सीडेंट्स कम नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपने ड्राइविंग स्कूल्स की बात की यहाँ पे, लेकिन आप भी टोटल जो है कितने 5-7 हज़ार लोगों को ड्राइविंग सिखा पाते होंगे? नहीं, गाड़ियां बन रही हैं हमारे लाखों में। हाँ, देखिए ऐसा है, हमारा ये विचार है कि हर कॉरपोरेट को ये समस्या नेशनल, इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम। जैसे आपने बोला 8th 9th नंबर पे है कॉज ऑफ डेथ इन टुडे। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 5th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो ये नेशनल प्रॉब्लम है और हम ये समझते हैं कि एज ए कॉरपोरेट, एवरी कॉरपोरेट शुड इन्वेस्ट इनटू मेकिंग रोड्स सेफर। और मारुति सुजुकी के बारे में जहां तक मैं कहता हूं, हम लोग, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी डूइंग आवर बिट। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम टोटली, बट व्हाट वी हैव डन इज, जैसे बोल रहे थे सर, 170 हमने ड्राइविंग स्कूल्स खोले हैं।
6 IDTR है जिसमें कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं। और ये सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, ये हम बाकी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ट्रेन द ट्रेनर का हमारा प्रोग्राम है, यानी हम जो ड्राइविंग बाकी लोगों को सिखाते हैं उनको भी हम सिखाते हैं। आपको 2-3 चीजें और, सॉरी हम बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। 1 मिनट में जल्दी से इनके पास में आता हूं। और ये बताने के लिए आपको मैं बता दूं कि इस समय अगर आप एक्सीडेंट जो है वो आपके चांसेस किस चीज में ज्यादा है, अगर आप कार में या टैक्सी में हैं तो 15% चांस है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं आपको। अगर आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में हैं, अब देखिए यहां पर और समस्या है, हम सिर्फ कारों की बात कर रहे हैं, आपके चांसेस 27% मारे जाने के, क्योंकि 27% लोग जो मारे जाते हैं वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में मारे जाते हैं। साइकिल पर सिर्फ 4% है। और जो अगर आप पैदल चल रहे हैं यहां पर, और देखिए आप, तो आपके चांसेस 13% हैं। आपका लेना 1 ना देना 2, ना आपके पास में मोटरसाइकिल है, ना आपके पास में कार है, ना आपके पास में कुछ कहिए, लेकिन 13% चांस आपके, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप मारे जा सकते हैं। और बाकी बस और ट्रक्स वगैरह जो आप मिला लें तो कोई 29% जो है ये बनता है। इसका मतलब, और यहां पर भी जो ड्राइवर फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा है, 78% लोग जो हैं वो ड्राइवर फॉल्ट में मारे जाते हैं। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है उनका क्या, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस इसमें है। हमारे यहाँ ITIs हैं जिनमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो या कुछ भी। उन ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट्स को हम अच्छे ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में का कोर्स उसमें रख सकते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट भी बड़ी लिमिटेड होगी। बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ पे ट्रैक भी बना हुआ है, ऑटोमोबाइल भी है, सीख रहा है वो गाड़ी चलाना भी सीख सकता है, तो उससे बहुत फर्क एकदम से पड़ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यहां पर यह है कि आप ये समझ सकते हैं कि 5 लाख कम से कम हमको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है हर साल। जिस तरह से हमारी ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, 5 लाख ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, और उनको सिखाने के लिए हमारे पे स्किलिंग के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नहीं है। अगर मारुति को उठा के देख लें कि वो आजकल अपनी कारें ट्रांसफर करने के लिए फैक्ट्री से और साउथ इंडिया में 80,000 रुपये महीना ड्राइवर्स को दे रहे हैं, मल्टी एक्सेल व्हीकल को। ये आपके अंदर की बात है, मुझे मालूम है। लेकिन यहां पर यह समस्या है कि डीटीसी वाला बेचारा जो है उसके दाम नहीं बढ़ते। तो क्यों आपको अच्छे लोग मिलेंगे डीटीसी चलाने के? डीटीसी में अभी जो पहले तो हमारे पास एजुकेटेड ड्राइवर्स नहीं थे, अभी हाई कोर्ट के डिसीजन से अब ये हो गया है कि 10वीं पास कम से कम ड्राइवर होना चाहिए। और हम लोगों ने इस 1-1.5 साल में लगभग 6500 नए ड्राइवर रिक्रूट किए हैं। और उनका पीरियड टाइम ट्रेनिंग का हफ्ता भर 15 दिन हमने ट्रेनिंग दी है उनको। और चूंकि ये गाड़ियाँ बिल्कुल हाईटेक व्हीकल्स हैं, नई गाड़ियाँ हैं, लो फ्लोर बसेस, उनमें क्लच भी नहीं है, गियर भी नहीं है, ऑटोमेटिक है सब कुछ। आप ये मानेंगे कि पढ़ाई लिखाई से और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है एक्सीडेंट का? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन शुड बी मेड मैंडेटरी इन स्कूल्स। मतलब हम उसको बचपन से ही बच्चों को एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स कैरिकुलम हम उसको सिखाएं, राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। बिल्कुल, हमारे साथ में कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो कि मतलब यंगर जनरेशन से ही रोड सेफ्टी, रोड अवेयरनेस, रोड साइंस, रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनवायरमेंट, रिस्पॉन्सिबल, ऑल दैट शुड बी टॉट। ये विदेशों में है, विदेशों में है, यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। 6th और 7th क्लास के करिकुलम ऑलरेडी CBSE ने बना लिए हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर। 8th 9th के ऊपर काम चल रहा है, एंड विद इन ए ईयर स्कूल्स में ये पढ़ाना शुरू हो जाएगा। उसमें मार्क्स भी मिलने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी। बिल्कुल एक सब्जेक्ट की तरह। जब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे तब तक कोई पढ़ेगा नहीं। 12वीं क्लास के लड़के बैठे हुए हैं, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ में कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि सर्टिफाइड ड्राइवर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो आपसे बात करेंगे। और तमाम लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी शिकायतें जो हैं वो डिपार्टमेंट से हैं, वो भी अपने सवाल उठाएंगे। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनको हम हल्के में उड़ा देते हैं। गाना भी बन चुका है, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, और ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। लेकिन समस्या यह है कि इस रोड एक्सीडेंट में आप ये समझ सकते हैं, जितनी भी हिंदुस्तान में टोटल डेथ्स होती हैं उसका 34% रोड एक्सीडेंट में होता है। बुढ़ापे से यानी नेचुरल कॉज से सिर्फ 7% लोग मारे जाते हैं। सबसे बड़ा डेथ का हिंदुस्तान में जो कारण है वो रोड एक्सीडेंट है। रेल में 7-7.5% लोग मारे जाते हैं,
पॉइजनिंग से 7% के आसपास लोग मारे जाते हैं, डूबने से 8% के आसपास लोग मारे जाते हैं, 7.9, और आग लगने से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 6-6.5% के आसपास लोग मारे जाते हैं। नेचुरल कॉजेज से सिर्फ 7% लोग मारे जाते हैं, और रोड एक्सीडेंट्स में 34% लोग मारे जाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में मरने का, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो रोड एक्सीडेंट है। और इस सिर्फ एक्सीडेंट्स ये नहीं है, इसमें अगर हम जोड़ लें कि कुल कितने लोग घायल होते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या है। 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो हर साल हिंदुस्तान में घायल होते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं फिनलैंड की पूरी पॉपुलेशन का आधा है। इतना ज्यादा लोग उसमें घायल होते हैं। 2 to 3% जो जीडीपी का लॉस है वो एक्सीडेंट्स की वजह से है, और वर्ल्ड ओवर 500 बिलियन डॉलर्स लूज करता है दुनिया इस वक्त रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, जो कि 10 गरीब नेशंस के बजट से ज्यादा है। How much we are investing into this? Road safety, road education, road preparedness, accident awareness. उसका बजट हमारा 1000 करोड़ भी नहीं है। टोटल बजट अगर आप देखें रोड सेफ्टी के लिए वो 1000 करोड़ भी हम नहीं खर्चते, 90,000 करोड़ हर साल लूज करते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ लोगों से मिलना चाहूंगा जिन पर इसकी बड़ी गुजर चुकी है। आपका केस हो चुका है, या बैठ जाइए, मुझे बताइए आप क्या लेके आए। हमने एक FIR किया था। हाँ। और ये हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था 17 मई को। हाँ। वो सराय काले की तरफ से आ रहा था, 12 फ्लाईओवर पे एक इनोवा वाला मार के चला गया। और बच्चे को घसीटता हुआ 30 फुट तक ले गया। उसको मल्टीपल इंजरी हुई है, पूरा हाथ उसका खत्म हो गया है ये वाला। ये देखिए, ये लॉस है। कितनी उम्र है बच्चे की? 18 का नहीं हुआ अभी। और वहीं पे 200 मीटर की दूरी पे पुलिस की पिकेट थी, पिकेट के बंदे आए भी थे। उसके पास लाइसेंस था? लाइसेंस था, पीछे बैठा था वो। अच्छा, पीछे बैठा वो, पीछे पुलिस वाले आए भी थे, उन्होंने देखा भी, उसको ले जाने में मदद नहीं किया, और माँ बहन की गाली देके कहा साले पड़े रहे यहाँ पर। 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो शायद कूद गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा फ्रैक्चर से मल्टीपल इंजरीज हैं। तो आपको इस समय प्रॉब्लम यह है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही है, उसी दिन से पुलिस के कांटेक्ट में है, लेकिन FIR हमने अपनी कंप्लेंट जो है आज जाकर दी है, क्योंकि हम बिजी थे बच्चे की जिंदगी बचाने में। तो आज कंप्लेंट दी है, लेकिन पुलिस के टच में उसी दिन से हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं पता लगवा पाए वो लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पिकेट वहीं पर थी 200 मीटर की दूरी पे, पुलिस वाला आया भी था वहाँ पर, तो उसने जगह भी देखी है। क्या उनके पास वायरलेस नहीं होते? क्या वो खबर नहीं दे सकते थे? क्या पुलिस इनसेंसिटिव है? ये बात है। देखिए, इसमें जो दिल्ली में जितने यदि इस तरह के एक्सीडेंट की सिचुएशन होती है, हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम की 630 गाड़ियां हैं, बेसिकली जैसा आपने बताया कि पिकेट भी है और पुलिस कंट्रोल रूम के व्हीकल्स भी होते हैं। यदि आप देखें, यदि आंकड़ा देखें तो दिल्ली में कितने इंजर्ड लोगों को जितना PCR हॉस्पिटल ले जाती है, उतनी सारी एम्बुलेंसेस उसका 1/10% भी नहीं ले जाती। तो ये एक पर्टिकुलर केस में यदि नेग्लिजेंस रहा होगा, उसको हम देख सकते हैं। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं जो कि इसके लिए हैं? सी बेसिकली हमारी पुलिस कंट्रोल रूम की व्हीकल है वो 630, अब 700 करीब हो गई हैं। उसमें उनका काम केवल ये होता है कि 700, हाँ बिल्कुल 700 व्हीकल आपके पास में है। दिल्ली में 60 लाख तो बाकी व्हीकल है, 6 मिलियन के आसपास हमारे पास में व्हीकल। आप समझ सकते हैं, मतलब आपकी भी गलती नहीं है, आपके पास भी जो रैपिड डिस्ट्रेस कॉल रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं। मेरी शिकायत इस बात की नहीं है कि मेरा बच्चा वहाँ गया, इन्होंने ले जाने दिया। पुलिस वाला वहाँ था, उसने बच्चे को गाली देकर के बात किया, साले तो वहीं पड़ा रहे तू। उन्होंने कोई गाड़ी रुकवाने की मदद नहीं की, उन्होंने कोई और उसको पकड़ा नहीं। जो गाड़ी भी देखी उन्होंने, हमको लगता है नंबर भी नोट किया है, नंबर भी नोट किया है उसने, हमको ऐसा लगता है। पुलिस वाला हम थे वहाँ पे, लेकिन नंबर हम नोट नहीं कर पाए। आपको कुछ कहना है, बताइए। सर, मैं अभी नजफगढ़ की तरफ गई थी, तो वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने बड़े पापा के साथ गई हुई थी, तो एक चौधरी के लड़के ने जो हमारा स्कूटर था वो बैक साइड से ठोक दिया था, और हम बैक साइड पर मैं थी। मेरे पैर में जो फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम 1 घंटे तक मैं वहाँ पर बैठी रही। मैंने वहाँ 100 नंबर पर कॉल किया। सिर्फ वहाँ से छावला स्टैंड से छावला जो थाना है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। एक बीट ऑफिसर आया, उसने देखा कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, बैठे रहे, ठीक है। उन्होंने कैट्स एम्बुलेंस को फ़ोन किया। आधे घंटे के बाद वो एम्बुलेंस आई। फिर ये कहते हैं चलते खुद ठीक से नहीं हो और एक्सीडेंट करा के फिर हमें परेशान मत किया करो। इस तरह से तो यहाँ पर आए दिन होता रहता है। ये चौधरी के लड़के, इनका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये एक बिल्कुल आपने सही बात की, चौधरी के लड़के हैं, इसका पुलिस क्या कर सकती है और समाज क्या कर सकता है? हाँ। नहीं, देखिए, ये चौधरी वाला है, ये मैं कहता हूँ, देखिए ये सोशल सवाल है जी। इसमें मैं इसको केवल ये कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल अबेरेशन होते हैं कि जहाँ पे इस तरह का एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस तरह का बिहेव किया होगा। वरना आपको पता है कि बड़े बड़े लोग, अभी हमने यदि देखें तो एक MLA की बेटे की गाड़ी का भी चालान किया है हमने। इवन जो काउंसलर है उसका, जो अपने एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी गाड़ी का वायलेशन है।
हिंदुस्तान में गाड़ी रखना बहुत बड़ी बात है, और हिंदुस्तान में गाड़ी रखना और उसके ऊपर लिखना जाट बॉय और गुज्जर किंग एंड वो सारी चीजें हैं जो कि साउथ में भी होती हैं, वहां पर भी लोग अपना रेड्डी ये वो लगा के चलते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम अभी इतने मॉडर्न नहीं हैं, ऑटोमेशन जो है वो मॉडर्न चीज है कि हम अभी उसको समझ नहीं पाए? बिल्कुल साहब, ऐसा ही है। और इसमें एक चीज जो ज्यादा जनता को बताने की जरूरत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को आप लेकर के जाएंगे किसी भी अस्पताल में, तो ना तो अस्पताल के लोग उसको रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट से, और ना ही उसको मेडिकल लीगल चीज है जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। हाँ। वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की है, पर उसका नॉलेज लोगों को नहीं है। हाँ। इसीलिए जब आप एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में ये सेव लाइफ फाउंडेशन से मैं हूँ सूर्यांश शर्मा। हमने आपकी क्या करती है वो संस्था? हम लोग कॉमन वॉलंटियर्स को और पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोगों की जान बचा सकें सारे एक्सीडेंट केसेस में। हमने पीसीआर की 630 गाड़ी में 2500 पुलिस वालों की ट्रेनिंग करी है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें लोगों की जान बचाई गई है। हिंदुस्तान में हमने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स की बात करी, पर एक प्रॉब्लम की बात नहीं करी जो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इंडिया में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कोई नहीं है। दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 25 कैट्स एमरजेंसीज हैं। हम लोग पुलिस पे दोष डालते हैं, पर आप अगर आंकड़े देखें तो 2008 में दिल्ली पुलिस ने 18,000 लोगों को हॉस्पिटल लेके गई वेरियस इमरजेंसी केसेस में। साल 2009 में उनका काम नहीं है, जो कि उनका काम नहीं है, हाँ। जो उनका बिल्कुल भी काम नहीं है। 2009 में ये आंकड़ा बढ़ के 45,000 हो गया, और 2010 में 47,000। इस हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का वो एडिशनल काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पुलिसिंग। ऊपर से पब्लिक की तरफ से सहयोग नहीं होता है। अगर आप एक और आंकड़ा अगर देखें, पब्लिक की जरा बात करो, जब पब्लिक वाले सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। पब्लिक का अगर आप देखें कि परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1989 का, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हार्डली कहीं है। लोग एक्सीडेंट में या तो लेके नहीं जाते हैं, डरते हैं, और ऊपर से बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहां पे पुलिस को भी परेशान करा जाता है। हिंदुस्तान में अगर एक्सीडेंट हो जाता है 500 आदमी वहां पर खड़े हो जाएंगे, और गुस्सा में होंगे तो बस में आग भी लगा देंगे और आपकी जो वो है कर देंगे, लेकिन कोई लेकर के जाने को तैयार नहीं होगा। 11 स्टेट्स में जीवीके फाउंडेशन एक रन कर रही है इमरजेंसी सर्विसेज, जहां पर 108 डायल करने से इमीडिएटली एम्बुलेंस आ जाता है। विद इन 20 to 25 मिनट्स की रिस्पांस है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस आ भी जाएगी तो वो ट्रैफिक जाम में फंसी रहेगी। नहीं, देखिए इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है कि अब इमरजेंसी व्हीकल को, जैसे आपने कॉमनवेल्थ में देखा था कि लेन में लोग चलाते थे, इसी तरह भी हमने एक नया वो बनाया है, नोटिफिकेशन इशू किया है कि यदि इमरजेंसी व्हीकल जिसमें फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है और पुलिस कंट्रोल रूम की व्हीकल है, उसको यदि कोई साइड नहीं देगा, उसमें हमने 2,000 रुपए का फाइन उसमें ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। ये लागू करेंगे तभी कुछ ना कुछ इसमें होगा। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ में कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप 4-5 चीजें करके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगियां बचा सकते हैं। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, जिसमें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। अगर हम कुल मृत्यु जो होती है देश में उसकी बात करें तो नेचुरल कॉजेज से 7% लोग मरते हैं, और दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में 34% लोग मरते हैं। कैसे हम इसको बचा सकते हैं? बहुत ही सरल इसकी तरीके हैं। आप 5-6 चीजें अगर ध्यान में रखें जब आप ड्राइव करते हैं तो आपकी जान भी बचेगी, और जो बाकी लोग आपके साथ सड़क पर हैं उनकी जान भी बचेगी। हमारे साथ में स्पेशल ड्राइवर हैं, और आपका नाम क्या है, और आप ये बताइए 2-4 चीजें लोगों को जो कि वो याद रख सकें। अगर आपका 15 km/h की स्पीड है तो आपका 1 कार डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट। पर लोग क्या करते हैं कि एक 15 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं, उनको स्पेस मिला, दूसरी कार को लेके बीच में लगा देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनसे डिस्टेंस अगर मेंटेन किया है तो हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर आपकी 30 km/h स्पीड है 2 कार डिस्टेंस, 45 है 3 कार डिस्टेंस, इस टाइप से आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। आप एक्चुअली में सर से सवाल है, ये सर
गवर्नमेंट इतने प्लान बनाती है विधानसभा लोकसभा में, क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता? एक आदमी BMW से कुचल कर चला जाता आदमी को, वो सारी लाइफ वो कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस डिपार्टमेंट में पिसता ही रहता है, उसको क्यों नहीं कंपनसेशन दिया जाता? ये 2 मिनट रुकिए। BMW से तो क्योंकि वो रिपोर्ट होता है, बाकी तो मैंने आपको आंकड़े बताए, 1.5-1.25 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कोई सब BMW में नहीं मारे जाते। हाँ, आप गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ सर। मेरा पॉइंट ये है कि दिल्ली में भी सिर्फ 2000 रुपये में आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। जो एजेंट होता है वो क्या करता है, जो आपको कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ता है आपको ट्रैफिक रूल्स का, जिस बंदे को ABCD भी नहीं पता उसका वो कंप्यूटर टेस्ट पास करवा देते हैं। उसके बाद जब आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, बिना स्टीयरिंग पे हाथ लगाए वो ड्राइविंग टेस्ट पास करवा देते हैं। UID बनने से इसका फायदा होगा? तो सर लाइसेंस बनवा, तो सर जब तक लाइसेंस बनने की प्रक्रिया ये अच्छी है, आपके आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसमें सुधार जब भी आ सकता है जब हम लाइसेंस देने का जो सिस्टम है इसको फंडामेंटली चेंज करें। हमारे जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं उसमें कई बार हम स्कूली बच्चों को लाते हैं कि ये पता करने के लिए कि उनको बताने के लिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स और इसके बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि एक ग्रुप आया बच्चों का, हमने उनसे पूछा, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए थे कि भाई ये ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे चलना। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई धीरे धीरे चल रहा है ग्रीन लाइट पे। फिर हमने कहा कि रेड का क्या मतलब है, बोलता है कि संभाल के चलो। फिर हमने कहा ऑरेंज का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है, वो बोलता है बहुत तेजी से भागाओ है। तो अब ये इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का बिहेवियर उसके हिसाब से है। मोस्ट आपने ऑरेंज लाइट देखी तो आपने एकदम से कहा कि क्रॉस कर जाओ, उसके पहले कि रेड हो। 1 मिनट। हाँ सर, जो हमारी संगोष्ठी हो रही है इसका मुख्य आधार है जनता, और मैं खुद जनता में बैठा हूं। मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं ना तो प्रशासन की और ना किसी की, ये सिर्फ मेंटलिटी है जनता की। सर्वप्रथम है कि जनता की जागरूकता। भाई आपके पास देखिए, कभी भी आप देखिए ट्रैफिक पुलिस हमेशा उपयोग करती है, जो भी एक रूल बनाती है, भाई बेल्ट लगानी है, कोई बेल्ट नहीं लगाएगा। 2 लाख आप ट्रैफिक पुलिस हर साल जो गाड़ियां बन रही हैं वो आप नहीं ला सकते कि हर एक गाड़ी पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला आप बिठा दें। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। रेड लाइट जब पुलिस वाला नहीं होता है तो जंप नहीं करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाला नहीं होता है तो बिल्कुल हम जंप करते हैं। तो ये जो एक मेंटेलिटी है कि रूल हम केवल इसलिए फॉलो करते हैं कि चालान से बचने के लिए, इसमें हमारी रोड सेफ्टी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो। और इसी की वजह से देखिए इस तरह के जो केसेस हमने आपको बताए हैं जी, ठीक है, वो जेन्युइन केसेस हैं। लोग कहते हैं कि अब क्या सिन मारें, और जब वो केस हो जाते हैं तो उसकी वजह से ही होते हैं। हाँ, आप वो कुछ कह रहे थे बड़ी जी सर, मैं ये कहता हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात जो आपने बताई, मैं तो इसको रीजन नहीं समझता हूँ। मैं तो सिर्फ ड्राइवर को 100% जिम्मेदार समझता हूँ। ड्राइवर अगर कॉन्शियस है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा है कि जो अब गाड़ियां बन रही हैं दे आर वेरी हाईटेक इन डिजाइन। DTC की जो लो फ्लोर बसेज आई हैं उसमें गर्ग साहब ने थोड़ी देर पहले सही कहा था कि ओवर स्पीडिंग के बहुत सारे वायलेशंस आ रहे हैं। हम लोगों ने अब क्या किया है कि लगभग 1/3 गाड़ियों में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पीड गवर्नर्स हैं उनकी डिज़ाइन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से कर दी है कि यदि कोई ड्राइवर 40 किलोमीटर से ऊपर चलाता है तो उस गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर आ जाती है। जैसे ही स्पीड गवर्नर को टच करेगा तो डैशबोर्ड पैनल पे तो सिग्नल। ये सिर्फ DTC के लिए लागू होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। ये चीज जब दिल्ली की सड़कों पर भारी वाहन के लिए 40 किलोमीटर स्पीड है और छोटे वाहन के लिए 50 किलोमीटर स्पीड है, तो सिटी लिमिट्स में वो सॉफ्टवेयर हर गाड़ी में लगवाना चाहिए, और जैसे ही वो स्पीड को क्रॉस करेगा वो ड्राइवर चला ही नहीं पाएगा गाड़ी को। दिस इज दी कुछ कर सकते हैं हम इस बारे में, क्योंकि मैंने आज तक मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि दुनिया भर में किसी भी मुल्क में आप चले जाइए, जर्मनी को छोड़ के, जहां ऑटोबान है, जहां पर की स्पीड लिमिट नहीं होती। यहाँ स्पीड लिमिट है। हाँ, दिल्ली में सब जगह स्पीड लिमिट होती है, फिर भी हम वो गाड़ी क्यों बनाते हैं 200 किलोमीटर पर घंटा चलती है। आज तक मेरी समझ में नहीं आया। स्पीड को केवल बोर्ड पर लिख देते हैं कि 60 किलोमीटर से कम चलना है, तो हर जगह ट्रैफिक वाला ही उसको देखे, ये तो संभव नहीं है। हम खुद पढ़ें और खुद 60 से नीचे हो जाएं तब तो उसका कोई प्रयोग है, अन्यथा केवल वो एक दिखाने की बात रही है। व्हीकल फिटनेस भी होना चाहिए। जहां तक वाहनों की बात है, वाहन 2 प्रकार के हैं, एक कॉमर्शियल है और एक व्यक्तिगत है। एक्सीडेंट केवल कॉमर्शियल से ही बहुत ज्यादा है। जो 2 व्हीलर के आप बता रहे हैं कि 27% एक्सीडेंट हैं, वो भी विक्टिम हैं। हाँ। ज्यादातर वो विक्टिम है कॉमर्शियल व्हीकल के, जो बसेस हैं या ट्रक्स हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, वो खुद विक्टिम है। बिल्कुल। इसी के लिए हमने क्या किया है कि जो पहले विक्टिम इसलिए है कि वो लोग अच्छी तरह से नहीं चलाना चाहते हैं या मोबाइल पकड़ के साथ चला रहे हैं, परंतु हमको उनको विक्टिम के तौर पे डील करना है। जो कमर्शियल व्हीकल हैं
उनके ड्राइवर्स पे हमको कंसंट्रेट करना है। अगर जल्दी- मारुति ट्रेंड करे तो उनको करे। छोटी सी चीज है जो आपको सिर्फ सड़क पर ही नहीं आपकी जिंदगी में भी बहुत काम आएगी, और वो आपको दिखाई देती है, लिखी रहती है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं, उसको हम गुनते नहीं हैं। और वो ये है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग में इतना। नमस्कार।